बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हमारे पास श्रीमती सुनीता भगत जी दिल्ली सुंदर साथ अपने दिल की बहुत मीठी और प्यारी बत्तियां हम सब सुंदर साथ के साथ साझा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर विराजमान है। तो हम उनकी यात्रा को जानते हैं, किस प्रकार वो हमारे सुंदर साथ परिवार में शामिल हुई, कैसे उनको धनी ने अपनी ओर खींचा, किस प्रकार वाणी में उन्होंने डूबना शुरू किया। आइए ये सब उनसे जानते हैं। प्रणाम जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सोनिया। सबके दिल में विराजमान युगल स्वरूप के नूरी चरणारविंद में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। जी दीदी, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप बचपन से प्रणामी हैं या फिर बाद में आपको सुंदर साथ परिवार में आने का मौका मिला, और कैसे कैसे ये संभव हुआ। प्रणाम। प्रणाम जी। ये वैसे मेरे जीव का सौभाग्य है कि मैं बचपन से ही प्रणामी परिवार में ही मेरा जन्म हुआ। तो बड़ा सौभाग्य मैं मानती हूँ कि मेरा परिवार, मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जिसके संस्कार भी अच्छे, बहुत अच्छे थे। मेरा नानका या दादका परिवार अर्थात मेरी नाना नानी, दादा दादी सब प्रणामी थे। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानती हूँ इस बारे में। अरे वाह, बचपन से ही प्रणामी परिवार में जन्मी हमारी प्यारी सुनीता दीदी। तो वो क्षण कब आया, आपने श्री तारतम कब ग्रहण किया, और वो क्षण कब आया सुनीता दीदी, और बीच में भी यदि कोई ऐसी घटनाएं हुई हों तो आप जरूर अपना समय लेकर बताइएगा। वो क्षण कब आया अंत में, जब श्री मुखवाणी ने अपनी ओर आपको आकर्षित करना शुरू किया और आप उनसे जुड़ते 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 चले गए। शुरू से बताइएगा। प्रणाम जी। हाँ जी। वो क्षण तो मेरे जीवन में बहुत बाद में आया सुंदर साथ जी। उसके लिए मुझे बहुत खेद रहता है आज भी कि प्रणामी परिवार में जन्म लेने के बाद भी वो क्षण मेरे, जब मैंने तारतम लिया, तो वो बहुत समय बाद आया, बहुत अंतराल बाद आया। बचपन से हम परिणामी जरूर थे। और क्या कहते हैं कि मम्मी जैसे जो हमें बताती थी, हमारे घर में राजी तो नहीं थे तब, और लेकिन सेवा पूजा हम लोग करते थे। तो मम्मी ने शुरू से ही मुझे बताया कि तुझे शाम की ना संध्या आरती तुझे करनी है। उन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी। तो 10-12 साल की मैं होंगी, तब से मैं ना संध्या आरती तो जरूर ही करती थी शाम की, और राजी को भोग भी लगाना। बस इतना पता था कि परम धाम से हम आए हैं और ये खेल देखने के लिए आए हैं, और राजी हमारे प्रीतम है और वो परम धाम में निवास करते हैं। आज इतना पता है कि राज्य हमारे दिल में ही है, परम धाम हमारे दिल में ही है। लेकिन तब कुछ इतना ज्ञान ही नहीं था, जितना बताया गया बस उतना ही पता था। और ये था कि बस नियम से 5 बार तारतम पढ़ना है, और मेहर सागर भी पढ़ना है, और क्या कहते हैं संध्या आरती में जरूर करती थी। और वो मेरा नियम अभी तक चल रहा है, वो वाला संध्या आरती वाला। तो वो नियम मैं जरूर तब से बचपन से करती आ रही हूँ। और साथ में मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी। बचपन से जैसे मम्मी ने ऐसे ही बोला कि कार्तिक का जो ये व्रत रखा जाता है, तब इतनी समझ ही नहीं थी। कृष्ण जी का कोई सब कुछ मानते थे कि कृष्ण जी को कोई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानते थे, प्राणनाथ जी का पता ही नहीं था। तो कहती कार्तिक का वो भी व्रत रखती थी और मुझे कहती थी तू भी रख, जो तू इच्छा करेगी वो तेरी पूरी हो जाएगी। उनके कहने पर मैंने भी वो व्रत शुरू कर दिया। बचपन से मैं वो व्रत रखती आ रही हूँ सुंदर साथ जी। ये तो बाद में सरकार श्री के संपर्क में आई और त्रिधा लीला सुनी, तब जाके मेरी अंदर आत्मा ने मतलब मेरे को कसोटा कि तू क्या कर रही थी, तू कौन से व्रत को रखती जा रही थी। कि मतलब वो कार्तिक का 1 महीना तारों की छांव में उठ के ठंडे पानी से नहाना होता है। फिर मतलब राज जी को, कृष्ण जी को उस टाइम भोग लगा के फिर कुछ अर्पण करना होता है। तो उस टाइम ठंड भी हो जाती थी थोड़ी बहुत, कि भाई जैसे नवंबर अक्टूबर में ऐसे ही आता है।
तो मतलब वो मैं बचपन से करती आ रही थी, और आज मुझे खुद ही हंसी आती है कि मैंने क्या किया। फिर बस ऐसे धीरे धीरे, बस ऐसे ही चल, और हमारा जो शहर था ना सुंदर सादी, कानपुर से 3 घंटे का रास्ता है, बहुत छोटा सा शहर था। बर्थ तो मेरा दिल्ली का है, लेकिन उसके बाद हम लोग वहां पे शिफ्ट हो गए। लेकिन वहां बहुत छोटा शहर था और कोई मंदिर नहीं था, सिर्फ 4 परिवार थे। और वो 4 परिवार ही मिलकर राज्य का गुणगान करते थे, करते, और बीतक हर साल पढ़ी जाती थी, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। तो जब 3 बारी तो मम्मी कहीं पे जाती थी सुनने के लिए, तो मैं नहीं जाती थी। लेकिन जब एक बारी हमारे घर में टर्न आती थी बीतक की, तो सुनती तो नहीं थी मैं बैठ के, पर कुछ ना कुछ शब्द अंदर जाते थे। तो और फिर उनके बाद में चाय नाश्ता पानी का तैयारी करनी, वो भी मैं करती थी। तो इस तरह से बस बीतता गया समय। और फिर शादी हो गई हमारी। शादी के बाद जब दिल्ली आई, तो मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला। वो परिवार भी राजीव पर जान लुटाने वाला था, कि मतलब बहुत मानते थे, और राजी को तो मानते ही थे। साथ में वो शेरपुर वाले महाराज जी, जो बड़े महाराज जी हैं, उन पर उनका ईमान बहुत पक्का था। हमारे झाई जी बौजी, जो हमारे मतलब सास ससुर हैं, उनको हम झाई जी बौजी बोलते हैं। तो मैंने दोनों को देखा कि उनका उनका चलना, उनका शेरपुर वाले महाराज जी पे इस तरह से अटूट विश्वास होना, कि उनके अंदर ही राज्य साक्षात लीला कर रहे हैं। तो उनका ईमान देखकर मेरे दिल को बहुत वो लगता था कि हाँ, ये कितने राज्य पर इतना विश्वास करते हैं, महाराज जी पे इतना विश्वास करते हैं। तो मेरा ईमान भी धीरे धीरे दृढ़ होने लग गया, पक्का होने लग गया। तो और हमारा परिवार सब जगह जाता था, चाहे शेरपुर हो, करनाल हो, क्योंकि दिल्ली सेंटर में पड़ता है, पास पास है। करनाल भी 2-2.5 घंटे का रास्ता है, तो करनाल भी मैं उनके साथ जाती थी। लेकिन ठहरते नहीं थे, बस गए, मत्था टेका और आ गए। शेरपुर गए, मत्था टेका और आ गए। और रतनपुरी कम जाते थे, मतलब शेरपुर वाले महाराज जी के उधर ही ज्यादा जाना होता था, तो मैं भी उनके साथ जाती थी। तो इस तरह से धीरे धीरे चलता रहा, चलता रहा। लेकिन अभी पूरी पहचान नहीं हो रही थी, अंदर से ऐसे लगता था कि कुछ खाली खाली सा है, कुछ मुझे चाहिए, मेरी आत्मा को जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है अभी, अधूरापन सा लगता था। हालांकि शेरपुर जाती थी, बहुत शांति मिलती थी मुझे, बहुत सुकून मिलता था उस धरती पर जाकर। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कुछ जैसे अभी खालीपन है, वो खालीपन कब मेरा भरेगा। तो ऐसे ही क्या कहते हैं, हमारे जो बौजी हैं, उनके पास एक पेंटर है, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, वो कभी कभी आते थे, पेंट करते हैं। तो वो आते, वो उनको बौजी, मेरे बौजी ने बोला कि आप मेरी इस बहू को कुछ समझाओ। तो वो मुझे लेके बैठे, कह रहे आप तारतम का पाठ करते हो? मैंने कहा हाँ करती हूँ। तब निज श्री कृष्ण जी ही हम लोग बोलते थे। तो उन्होंने मुझे कहा आपको इसका अर्थ मालूम है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो इसका अर्थ नहीं मालूम। तो पहली बार उन्होंने मुझे तारतम का पूरा अर्थ बताया, कि तारतम, ये 6 चौपाइयां जो हैं, इनका अर्थ क्या है, और इसका, ये पूरी वाणी का सार है। अगर आपने इसको दिल में उतार लिया ना, तो आप पूरी वाणी को समझ लो, समझ जाओगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने मुझे समझाया। पर उसके बाद से मुझे थोड़ा थोड़ा लगन लगी कि मुझे तारतम में इतनी गहन बातें लिखी हुई हैं, तो पूरी वाणी में कितनी अच्छी बातें लिखी होंगी। तो मुझे उनको पढ़ना है, मुझे उनको समझना है। और इस तरह से क्या कहते हैं, जीवन थोड़ा सा आगे बढ़ने लग गया। और एक बात मैं आप यहाँ से जरूर शेयर करूंगी आप लोगों से, मेरे झाई जी बौजी के बारे में। बहुत अच्छा परिवार मुझे मिला। तो वो जो मेरी झाई जी, तो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो राज्य पढ़ने के लिए, मैंने, वो बताती है, मैंने राज्य पढ़ने के लिए पढ़ना लिखना सीखा। तो मैंने कहा इतनी एज में, इतनी बड़ी होके ये इतना कुछ कर रही है राज्य के लिए, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं तो पढ़ी लिखी भी हूँ, तो फिर क्या कमी है, मैं भी करूंगी। और हमारे जो बौजी थे, उनका रोज का नियम था, रोज का डेली का नियम था, कि यहाँ पे शेरपुर वाले महाराज जी ने, यहाँ पे हमारे मॉडल टाउन में, यहाँ पे 2-3 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे HKL भगत जी की कोठी है, वहां पे तन छोड़ा था। और वो उनका रोज का नियम था कि वो जब तक वहां जाके महाराज जी के साथ मीठी मीठी बातें ना कर लें, उन मत्था ना टेके, अपने दिल की बात उनसे ना कर ले, वो आके
वो मतलब चाय तक नहीं पीते थे, कुछ भी नहीं पीते थे, ग्रहण नहीं करते थे, उनका रोज का नियम था ये। और मैं देखती थी तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई। मैंने कहा मतलब वो इतने अटूट विश्वास है उनको शेरपुर वाले महाराज जी पर, कि बिना उनको मिले हुए आत्मिक खुराक लिए हुए वो अपने तन को कोई खुराक नहीं देते। तो ये भी मैंने अपने जीवन में उनसे उतारा। और आप मानोगे नहीं, एक बार दिल्ली में बहुत बाढ़ आ गई थी। ये मेरे ख्याल 77 या 78 की बात होगी, सबको ही पता होगा दिल्ली वालों को। तो यहाँ तक पानी आ गया था। उस दिन वो नहीं जा पाए वहां पर मत्था टेकने के लिए। तो उस दिन उन्होंने पूरा दिन न जल लिया न पानी पिया। तो दूसरे दिन पता नहीं किस तरह से नाव का अरेंजमेंट करके वो वहां पर गए। और फिर वहां पे एचकेल भगत जी जो हैं, उनकी जो पत्नी है ना, वो हमारे बौजी की कजन सिस्टर थी, आशा जी, आशा भगत जी। और उस समय वो सूचना और प्रसारण मंत्री हुआ करते थे, इंदिरा गांधी के बिल्कुल खास मतलब बंदे हुआ करते थे, दाहिना हाथ कह लो। तो वो क्या कहते हैं कि उन्होंने नाव पे सवार होके वो गए वहां पर किसी तरह से। तो भगत जी ने, अटकल भगत जी ने बोला, ये मेला राम जी, आप मत आया करो इस तरह से, जब तक बाढ़ का पानी है आप मत आओ। लेकिन हमारे भौजी को कहाँ चैन था, वो तो बेचैन रहते थे जब तक शेरपुर वाले महाराज जी से ना मिले। तो दूसरे दिन फिर उन्होंने अटकल भगत जी ने नाव भिजवाई और फिर वो घर पर आए। और फिर दूसरे दिन वो फिर टायर के द्वारा, आप मानोगे नहीं, टायर के द्वारा वहां पर गए। लेकिन उनका नियम नहीं छूटा, फिर धीरे धीरे पानी कम होता गया। और बाढ़ का पानी जब आ रहा था तो हमारे घर में अखंड पाठ चल रहा था, अखंड पाठ रखा हुआ था। मैं तो नहीं थी, घर वाले बताते हैं कि अखंड पाठ चल रहा था। और जहाँ हमारा घर था वो घर बहुत नीचे भी था। लेकिन बाढ़ का पानी आया और चौखट को भी नहीं लांगा उसने, और वो सीधा का सीधा निकल गया। ऐसे लग रहा जैसे जमुना जी हो और वो प्रणाम करके राज्य को निकल जाए, जैसे नतमस्तक होके प्रणाम करके निकल गई। सब घर में पानी आया, लेकिन सिर्फ हमारे घर में पानी नहीं आया। जहाँ अखंड पाठ राज्य की वाणी चल रही थी, सब कह रहे थे उठा लो। हमारे बौजी कहते नहीं, देखा जाएगा, राज्य का पाठ चल रहा है। झाई जी कह रहे थे राज्य का पाठ चल रहा है, जो करेंगे राज्य करेंगे। अब अखंड पाठ चल रहा है, इसको खंडित नहीं करने करेंगे, उठाएंगे नहीं। और वहां बाढ़ का पानी देखो नतमस्तक होके सीधा निकल गया, अंदर चौखट भी नहीं पार कर पाया। तो इस तरह की बहुत सुंदर, ये तो पहले की बातें हैं, मेरी मैरिज से पहले की। लेकिन मुझे जो उनकी रहनी देखी, उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला। तो इस तरह से दिल में उमंग आती गई कि इतना अच्छा परिवार, जिसके अंदर राज्य के और बड़े महाराज जी के प्रति इतना प्रेम है, तो क्यों ना मैं भी उसकी कुछ ना कुछ अंश उनसे ग्रहण करूं। और मैंने भी उनसे सीखा, बहुत कुछ सीखा। और जो मेरे क्या कहते हैं जेठ है, बड़े भैया हैं, और मेरी जिठानी नीरा भगत जी, जिनको सभी जानते हैं, बबली दीदी की जो बहन है। तो वो मतलब मेरे जो भगत जी, मेरे जो जेठ के भैया हैं, उनको सरकार पे बहुत विश्वास था। उनको था कि शेरपुर वाली महाराज जी की लीला अब सरकार पे के अंदर आके लीला कर रहे हैं वो। तो वो प्राणनाथ मंदिर तो तब बना नहीं था, प्रीतमपुरा वाला। तो यहाँ पे दुलारी बहन जी का आजादपुर में पास में ही है, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर। तो दुलारी बहन जी का जो घर था ना, उस घर, छोटे से घर में ही सारे सुंदर साथ इकट्ठे होते थे, सरकार भी वहीं पे आते थे। और हर थर्सडे के थर्सडे वहां पर कीर्तन हुआ करता था। तो वो वहां पर रात को जाते थे, मेरे जेठ जेठानी। मतलब दिन में कीर्तन में तो वो नहीं जाते थे, रात में जाते थे वहां पे। तो कभी कभी मैं भी चली जाती थी उनके साथ। तो वो छोटे से मंदिर में ही उन्होंने इतना अच्छा मंदिर बनाया हुआ था दुलारी बहन जी ने। और इतनी सेवा करती थी वो, इतनी सेवा करती थी, अकेली रहती थी, कोई उनका नहीं था परिवार में, लेकिन वो सरकार पे इतनी समर्पित रहती थी। और उन्होंने सरकार की पूर्ण पहचान कर रखी थी। तो वो वहां पर जाते थे, तो कभी कभी मैं उनके साथ जाती थी। अब मेरे अंदर था कि वाणी कैसे मैं पढ़ूं, मुझे वाणी समझ में ही नहीं आती है, कैसे पढ़ूं।
हालांकि हमारे घर राजी भी थे, लेकिन वाणी पढ़ती थी तो मुझे समझ में ही नहीं आती थी। फिर सरकार की चर्चाएं उन्होंने मुझे, मैं सुनती थी उनकी चर्चाएं, सीडी चलती थी पहले, तो वो सुनती थी कभी, लेकिन ऐसे जाने का मिलने का इतना मौका नहीं मिल पाया सरकार के साथ। तो इस तरह से आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे चर्चा सुनती गई। फिर धीरे धीरे सरकार, जो मेरी जेठानी है, वो सरकार को बहुत मानती थी। जब वो आई तो उन्होंने मुझे कहा कि वो भी एक कड़ी बनी मेरे लिए सरकार से मिलाने की। तो वो बोली कि तू क्यों घर में बैठी है, वो टाइम होता है, तू हम भी, मैं थर्सडे कीर्तन पे चलती हूँ, चल तू भी चल मेरे साथ। तो मैं पहले तो मना करती रही, फिर लेकिन जब उन्होंने मुझे बहुत कहा तो मैं उनके साथ जाती थी। थर्सडे में यहाँ पे दुलारी बहन जी के घर जो कीर्तन होता, और मुझे इतना आनंद आया वहां पे, भजन सुन के, कीर्तन सुन के। और वहां पे तो सरकार भी आते थे। तो मैं जब उनसे मिली तो मेरा मेरा तो दिल अंदर से ही इतना बाग बाग हो गया कि मैं जिसकी खोज कर रही थी वो तो मेरे सामने ही बैठा है। उनको देखते ही, उनके नैनों में देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे बहुत बड़ी निधि मिल गई हो जिसकी मैं खोज कर रही हूँ। और जो फरवरी में जो उनका क्या कहते हैं, बर्थडे का होता था, तो वो सारा प्रोग्राम यहाँ पे चलता था, 2-3 दिन यहाँ पे सुंदर साथ इकट्ठे होते थे, तो बहुत आनंद आता था। और महीने में एक गोष्ठी भी हुआ करती थी, तो वो गोष्ठी भी मैं कभी भी नहीं मिस करती थी। फिर मुझे इतनी लगन लग गई कि सरकार को और सुनूं और सुनूं। ऐसे लगता था वो मेरी अर्श की बातें कह रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, मुझे मुझे जगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से धीरे 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 बस बढ़ते गए। और फिर सरकार से मैंने कहा मुझे वाणी समझनी है। वो कह रहे बोल तुझे क्या चाहिए। मैं इतनी नादान कि मैं उनको उनसे मांग लूं, मैं राज्य का दीदार मांग लूं या कुछ मांग लूं, मेरे को, मैंने कहा मुझे वाणी समझ में नहीं आती है। कह रहे आ जाएगी वाणी, आ जाएगी समझ में। ये मेरे प्रीतम ही थे जो इतना मेरे लिए कर रहे थे, मुझ नादान के लिए, मुझ जैसी तुच्छ बुद्धि वाली के लिए इतना कुछ कर रहे थे। और पता धनी ने क्या किया मेरे लिए कि मेरे को वाणी समझ में आए। अभी तक तो मैंने पढ़ी ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था। मम्मी बचपन में जाती थी, पढ़ती थी, पर मैं नहीं सुनती, हमारे घर भी होती थी पर मैं नहीं सुनती थी इतना। एक आधा कोई शब्द पढ़ गया, अभी तक के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो राजी ने क्या मेरे लिए जुगत लगाई कि एक हमारी यहाँ पे बाला आंटी है सुंदर साथ, उनका एक दिन वो मुझे मंदिर में मिली और उन्होंने मुझे कहा कि तू बीतक सुनती है। मैंने कहा मुझे तो बीतक के बारे में कुछ पता ही नहीं। कहते हैं चल मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने कहा सुनाइए। तो कहती ऐसे थोड़े ना, यहाँ थोड़े ना, बीतक कोई एक दिन की बात थोड़े ना है, बीतक तो पूरा महीना चलती है। मैंने कहा फिर ये कैसे संभव होगा। तो कहती है तू फिक्र ना कर, मैं तेरे घर आके तुझे सुनाऊंगी। मैं क्या पहले कहती है तू आ जा। मैंने कहा आंटी मेरे घर का ऐसा माहौल नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना थोड़ा बाहर निकलना कम पसंद था, कि वो कहते हैं घर में ही रहो, मंदिर अपना घर में ही बना हुआ है तो यहीं पे रहो। हालांकि हमारा पूरा परिवार समर्पित है, वो भी समर्पित है शेरपुर वाले महाराज जी पे, क्योंकि हमारे जाई जी जो गर्मी की छुट्टियां होती थी ना, सारे बच्चों को लेके शेरपुर चले जाते थे और पूरी छुट्टियां वहीं बिताते थे। तो मेरे हस्बैंड का बचपन भी पूरा शेरपुर में ही बीता है, उनपे तो वो बहुत फिदा थे। पर ऐसे बाहर निकलना और इतना घूमना फिरना उनको पसंद नहीं था, कि मंदिरों में जा जाके रहो, आश्रमों में जा जाके रहो, उनको इतना पसंद नहीं था। मैं राज्य से यही कहती थी कि चलो कोई बात नहीं, बाकी परिवार तो जा रहा है, मुझे सुनने को तो मिल ही रहा है ना, कोई बात नहीं। तो वो बाला आंटी जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो कह रही तू नहीं आ सकती ना, मैं तेरे पास आऊंगी। मैं क्या आंटी आप तो पश्चिम बिहार में रहते हो, इतनी दूर रहते हो, कैसे आओगे। कह रही मैं आऊंगी। और आप मानोगे नहीं, पूरा 1 महीना वो मेरे घर में आई और उन्होंने मुझे बीतक सुनाई। बीतक का एक एक शब्द उन्होंने मुझे समझाया। वो पहली बार था कि मैंने उनके मुख से वो बीतक सुनी। और अब फिर ये राज्य की मेहर नहीं तो और क्या है सुंदर साथ जी, जाहिरी भी और बातूनी भी, कि किस तरह से हम बीतक से वो रहनी सीखें। उसमें जो पात्र हैं वो हमारी बीती हुई बातें नहीं है, आज भी हम उन बीतक से
जो पात्र उस समय तो उन्होंने तो दीदार किया, लेकिन उस प्रेम में रहनी पर चलकर, उस मार्ग पर चलकर हम अपने धनी को कैसे पा सकते हैं। तो वो फर्स्ट चांस था जब मैंने बीतक पूरी सुनी, और वाणी के लिए फिर वह अर्थ वाले राज्य लाई, जो अर्थ वाले राज्य छपे थे, सरकार श्री ने जो टीका किया था वो लेकर आई मैं। और दिन में तो इतना टाइम नहीं मिलता था, जॉइंट फैमिली थी, बच्चे भी थे, तो रात को मैं जागती थी कि मेरा तो ये मेरा पर्सनल समय है। तो अब मैं साथ जी आपके सामने बैठी हूँ, मैं आपसे बातें करने के लिए मुझे कुछ नहीं आता। आप मुझे समझाओ कि मेरा परम धाम कैसा है, आपका स्वरूप कैसा है, आप कैसी वहां पे लीलाएं करते हो, किस किस रूप में आप यहाँ पर आए हो, किस तरह से आप आए हो, और किस तरह से रूहों को जगा रहे हो, मेरी आत्म जागृति कैसी होएगी, मैं आपका मुख कैसे देख पाऊंगी। तो वो रात रात भर जागना और उस वाणी को अपने अंदर करना, आत्मसात करना, ये राज्य की मेहर ही है, जो सदगुरु के रूप में वो स्वयं आकर यहाँ पर पधारे। तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिलाप, तुम ही दई सुध अर्श की, जो अर्श में हो आप। तो इस तरह से वो आकर सदगुरु के रूप में उन्होंने मुझे स्वयं मेरा हाथ थामा और मुझे वाणी पकड़ाई, और वाणी को किस तरह से मैंने पढ़ा और आत्मसात किया सुंदर साथ जी। तो इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते ये मेरी जीवन यात्रा आगे बढ़ी। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, 86 का समय होगा, तो 86 में मेरे देवर की शादी थी। तो हमारा ऊपर पोर्शन नया बना था, पोर्शन भी नया था और उसकी शादी भी थी। तो सरकार को बुलाया था, तो सरकार हमारे घर आए थे। अभी मैंने तारतम नहीं लिया था सरकार से। हमारे घर वाले बोलते थे तारतम ले लो, तारतम ले लो, कोई जिसको तुम्हारा मन हो उससे तार। मैंने कहा अभी नहीं लेना, पहले मैं वाणी पढ़ूंगी, मैं पहले समझूंगी, मैं पहचान करूंगी, फिर मैं तारतम लूंगी। फिर जब वो हमारे घर कीर्तन था तो सरकार वहां पर आई, और जब मैंने उनको सुना, और सुनती तो थी पहले से ही, अब उनकी पहचान भी हो गई थी, मुझे वाणी भी मैं पढ़ने लगी थी, तो वाणी से भी मुझे उनकी पहचान हो गई कि इनके अंदर साक्षात राजी महाराज जी लीला कर रहे हैं। तो अभी तब भी लेकिन मैंने मन नहीं बनाया था कि मैं इनसे तारतम लूंगी। कभी मेरा मन था कि जैसे बाबा दयाराम उधर करनाल भी जाते थे, वहां लूं कि यहाँ लूं, इसी मतलब शशोपंज में पड़ी थी, कहाँ से। लेकिन अंदर से आवाज आई कि जहां से तुझे अखंड का ज्ञान मिल रहा है, जो स्वयं सदगुरु के रूप में पधारे हैं, इससे ज्यादा तुझे और क्या प्रमाण चाहिए। तो जब वो कीर्तन में हमारे घर आए, तो कहते सब सुन, मतलब मेरे घर वाले परिवार वाले बोले ले लेना तारतम, अब तो स्वयं आए हुए हैं तेरे पास, कुआं चल के आया है तेरे पास। तो वो तो अनंत सागर है, कुआं तो क्या, वो तो अनंत मेहरों के सागर है, वो तेरे घर में आए हैं। तो सरकार भी कहते हैं जा गुलाबी चुन्नी लेके आ, मैं तेरे को तारतम देता हूँ। बस फिर क्या था, मैंने वो सूट तो दूसरे रंग का पहना था, तो डार्क कलर की चुन्नी थी, मैं गुलाबी चुन्नी लेके आई। तो बस उनके सामने बैठ गई और उन्होंने मुझे तारतम दिया, मेरा पालव राज्य से जोड़ा, और उन्होंने साक्षात ये भी कहा तुम मेरे तन को मत देखना, तुम मूल स्वरूप राज्य को ही देखना, वो ही तुम्हारी आत्मा के प्रीतम है। चाहे मैं तुम्हें ये दे रहा हूं ये तारतम, लेकिन मैं तो एक सूत्रधार हूँ। मेन तो राज्य के मूल मिलावे हुए राज्य से जो बैठे हैं, उनसे तार से तार जोड़ना है, उनसे दिल से दिल जोड़ना है। बस वही, उसके बाद क्या था, फिर तो मुझे ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन लगी कि जहां सरकार श्री आते थे, बस मैं कभी बता के तो कभी बिना बताए भी उनके पास पहुंच जाती थी, और कैसे भी कि जो उनके पास है वो मुझे मिल जाए। बस मेरा यही लक्ष्य था कि जो सरकार के पास निधियां हैं, जो आत्म खुरा जो उनके पास है, आत्म आत्म धन है, वो मुझे प्राप्त हो जाए। कहीं सुंदर साहब के घर में या कहीं वाणी चर्चा करने वो आते थे, मैं वहां पे पहुंच ही जाती थी। कभी ऐसे ही, कभी बता के, कभी ना बता के, एक परिवार में बस पहुंच जाती थी मैं, और उनसे जो मिलता था वो ग्रहण कर ले, क्योंकि अब मेरा बहुत समय निकल चुका था, बहुत ज्यादा समय मेरा, मैं बचपन से परिणामी परिवार में हूँ, लेकिन मैंने पहचान ही नहीं की। अब मेरी अंदर के चक्षु खोले, मेरी आत्मा
आत्म जागृति के लिए मेरे से जितना हो सके मैं उतना वाणी में भी पढूं, वाणी मंथन भी करूं, चितवन भी। और जो 6 महीने का शिविर लगा था ना सुंदर साथ जी, उसमें भी मुझे 3 दिन जाने को मिले थे। तो वो शिविर भी मैंने वहां पे ही मैंने देखा, और मैंने देखा कि वहां सुंदर साथ कितने प्रेम से रह रहे हैं, और आत्म जागृति के लिए सरकार श्री भी कितना प्रयास कर रहे हैं। तो वो 3 शिविर, 3 दिन के 3 दिन रह के जो मैं आई थी, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरा मौका तो मुझे वहां पे नहीं मिला था, तो वो भी मेरे को बहुत अच्छा वहां पे लगा। अब इस तरह से मेरा जीवन आगे 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 बढ़ता रहा। और फिर जब वो घड़ी भी आई, जब वो तन हमारे बीच में से अंतर ध्यान हो गया सुंदर साथ जी, वो बहुत विकट घड़ी थी। मन मतलब इतना बेचैन हो रहा था कि अब मुझे कौन कौन बताएगा जी। अभी मैं मेरा तो उनसे जुड़ना थोड़े समय का ही था, और वो चले गए। और फिर उनका बाद में स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, वो तो सबको ही पता है। तो वो अब वाणी चर्चा भी इतना नहीं कर पाते थे, या कुछ कहीं पे भी जाना आना भी थोड़ा कम, और मेरा भी जाना भी नहीं हर जगह हो पाता था। दिल्ली में तो कहीं होते थे तो मैं चली जाती थी, लेकिन बाहर कहीं आना जाना नहीं संभव था। तो थोड़ा सा समय जो भी मिला, बस मैं उनके साथ बहुत अच्छे से रही। उन्होंने मुझे बहुत दिया, बहुत दिया। मैं कितना शुक्रिया अदा करूं उनका, अपने सदगुरु का कितना शुक्रिया अदा करूं। जितना भी बोलूं, उन मेरे वो शब्द बहुत छोटे हैं उनके लिए। बस फिर क्या था कि वो घड़ी आई, वो विकट घड़ी को बहुत मुश्किल से सब सुंदर साथ ने सहन किया होगा, दिल पर रखकर। वो तो स्थिति ऐसी थी ना, वो सभी जानते हैं। फिर उसके बाद स्वामी जी का वो क्या कहते हैं, सरसावा का वो हुआ, उद्घाटन हुआ। वहां पर मैं गई, और फिर वहां पे जब स्वामी जी से जुड़ी, अर्थ तो पहले बहुत अच्छे से करे ही हुए थे, अब अर्थों के साथ भावार्थ भी स्वामी जी ने टीका में कर दिए, फिर वो पढ़े। और फिर सरसावा तो फिर मैं जाने लग गई। फिर मैंने अपने घर वालों को, अपने हस्बैंड को भी कह दिया, अभी तक मैं नहीं निकली हूँ, पर अब मैं सरसावा तो मैं जाऊंगी जाऊंगी। और फिर लेकिन सरसावा में भी जैसे 5 दिन का प्रोग्राम है, तो 2 दिन जाने को मिलता था, 3 दिन जाने को मिलता था, ऐसे मिलता था। पर मुझे उसमें भी संतुष्टि होती थी कि चलो, मैं पहले जो नहीं निकल पा रही, अब 2 दिन के लिए ही सही, जितना सही है। तो इस तरह से फिर सरसावा में स्वामी जी के साथ जुड़ी, और फिर जुड़ती ही चली गई। और उनके उनके अंदर उनका व्यवहार देखकर, उनका प्रेम देखकर, ऊंची आवाज में तो मैंने कभी उनको बोलते ही नहीं सुना। सुंदर सास से इतना प्रेम, इतना सब कुछ, उनकी रहनी देखकर, और सरकार और मतलब सरकार को अपना सद्बुद्ध बनाकर, कि कैसे जो मैं बोल रहा हूँ मेरे अंदर शेरपुर वाले महाराज जी और सरकार की प्रेरणा से ही बोल रहा हूँ। तो उनकी इस रहनी को देखकर मन बहुत प्रसन्न होता था, बहुत अच्छा लगता था। रतनपुरी जाने का तो बहुत मौका नहीं मिला, जाते थे सुबह जाते थे, शाम को वापस आ जाते थे। लेकिन सरसावा में जाके रहने का भी मौका मिला, वहां सुंदर साथ का प्रेम भी देखा। तो इस तरह से मेरी यात्रा स्वामी जी के साथ जुड़ गई, और आज तक बस वही यात्रा चल रही है। और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊं कि मैं जो जीरो आईडी वाली, वो वर्षा पटेल जी वाली है, वहां मुझे कहीं पता लगा कि वो ना जूम पे कुछ ना कुछ कराती हैं, और बहुत अच्छा कराती हैं। तो मैं कहीं से उस वो वाली आईडी ली, और मैं उससे जुड़ गई। ये कोरोना से पहले की बात है, और मैं उनके साथ जुड़ गई। और सच में वो वर्षा पटेल जी की भी मैं जितनी तारीफ करूं बहुत कम है। वो बहुत अच्छा समझाती थी, 2 बैठक लगाती थी, एक मॉर्निंग में और एक शाम को। मैं शाम वाली करती थी, 6:30 बजे होती थी। 1 घंटा 1.5 घंटा वो कराती थी कुछ भी। तो उसमें मैंने बोलना शुरू किया, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया। तो वो भी मुझसे बहुत प्रेम करती थी। तो उससे मेरा बोलने की जो प्रक्रिया थी वो थोड़ी और प्रखर हुई, कि मुझे और बोलना आया, क्योंकि था कि थोड़े से सुंदर साथ हैं, उनके बीच में बोलना है। तो कोई ऐसा वो नहीं था कि अपने ही सुंदर साथ हैं। तो वहां से वो जुड़ी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर दिन की भी जो सुबह उनकी जूम मीटिंग होती थी, उसमें भी जुड़ना शुरू किया, तो बहुत अच्छा लगा। और वहीं पर मेरी मुलाकात एक मीनू से हो गई, अमृतसर वाली मीनू।
ग्रोवर जी से। पहले भी मैं उनको जानती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस तरह से वहां फिर एक दिन उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि अब मैं फोन बंद करती हूँ। काफी देर बात हुई कि मेरी ना मीटिंग है, मेरी क्लास है। मैं कहा आप कौन सी क्लास करते हो? कह रही मैं चर्चनी की। ऐसे तब कोरोना मतलब स्टार्ट होने वाला था, हो गया था। तो मैं ऐसे चर्चनी की वो कराती हूँ। तो मैंने कहा, कह रही आप जुड़ना चाहो दीदी आप भी जुड़ जाओ, आपको तो वाणी का भी इतना तो अच्छी समझ है, कुछ है तो आप हमारा बल्कि सहयोग दो, आप आओ। तो मैं उनके साथ जुड़ गई। और पहले गूगल मीट पे वो करती थी, फिर उस पे हुई, जूम पे हुई बाद में। तो जब मैं उनसे जुड़ी तो मुझे चर्चनी तो पहले आती ही नहीं थी इतनी। थोड़ा बहुत मोटा मोटा सरकार श्री से सीखा था, विजय भैया से सीखा था, और अमित जी से, अमित जी भी सिखाते थे। जो अब फिर जब प्राणनाथ मंदिर बन गया था तो यहाँ तो गोष्ठी होती थी, तो विजय भैया भी सिखाते थे, अमित जी से भी सीखा था, लेकिन मोटा मोटा, इतना बारीकी से नहीं था। फिर मीनू जी की क्लास में जुड़ गई। फिर मीनू जी की क्लास में जुड़ी तो और उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, 25 पक्ष पूरे अच्छे से बताए, जो हम मुझे इतने अच्छी तरह से नहीं आते थे। फिर उसके बाद ये जयपुर वाली किरण दीदी, इनके साथ जुड़ना हुआ, तो इन्होंने और भी बारीकी से समझाया। फिर तो जूम एक वरदान सा लगने लग गया कि जो समय मिले बस खाली होके जूम पे जो जो मीटिंग है उसमें बैठ जाओ। फिर सोनिया आपसे मुलाकात हुई, फिर आपने जो पहली परिक्रमा सुंदर साथ को कराई, फिर वो एक एक बारीकी से कैसे गलियां थम ये सब कराया। किरण दीदी ने भी बहुत अच्छा सा, आज भी उनकी क्लासेस चल रही हैं और मैं अटेंड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर ये सोनिया ने पहली परिक्रमा बहुत बारीकी से कराई, पूरी गिनती से कराई, इतनी लगन से, इतनी सरल ढंग से कराई। फिर वो करी, और उसके बाद की यात्रा तो आपको पता ही है सुंदर साथ जी। फिर किस तरह से त्रिधा लीला, मेहर सागर, कभी सिंधी, कभी बीतक साहब, उसकी यात्रा तो आपको, आगे की यात्रा तो सब सुंदर साथ को जूम में जो बैठे हैं उनको मेरी पता ही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। इतनी प्यारी आपने पूरी रील चलती है ना, एक जैसे शुरू से लेकर अंत तक पूरी जीवन यात्रा, अति सुंदर। हम सुंदर साथ को कितना इससे सीखने को मिला ये हम जानते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जो जो सुंदर साथ मीठी बतियां यहाँ पे बताने आ रहे हैं वो कितना झील रहे हैं अपनी बीतक में। कम से कम उन दिनों आपने, सुनीता दीदी, आपके अंदर चला होगा ना कुछ समय तक कि हाँ ये हुआ था, HKL भगत जी के यहाँ ये हुआ था, ऐसा हुआ था, है ना? तो ये मुझे बिल्कुल। क्योंकि मैं तो उस टाइम प्रेजेंट भी नहीं थी, मैं तो परिवार वालों से ही पूछा है, ऐसा उन्होंने ही मुझे बताया। अभी मैंने रात को अपनी स्नेह नागपाल जी को भी फोन किया, उनसे कुछ कुछ पूछा। वो मेरी नंद है, कि वो तो उस टाइम पे थी, आप मुझे बताओ भाई कैसे हुआ था, मुझे कल बोलना है। थोड़ा सुनती रहती थी, लेकिन उस टाइम जो प्रेजेंट हो वो उसको ज्यादा पता होता है ना। बिल्कुल। तो स्नेह दीदी का नाम शायद आना जरूरी था यहाँ पे, देखिए वो रह गया था। तो बहुत बहुत सुंदर ये लगा कि कैसे सुंदर साथ अपनी ही बीतक में झीलना करके फिर उसके बाद हम सब सुंदर साथ की को वो बताने का प्रयास करें। और आप जैसे जैसे बता रहे थे ना, कुछ कुछ घटनाएं मुझे ऐसे लगा मेरे जीवन में भी ये आई थी। 6 महीने का शिविर मेरे जीवन में भी आया था। तब तब क्या क्या हुआ था मुझे अपनी भी तक भी साथ साथ याद आ रही थी। जूम, जब मीनू दीदी ने जब जूम शुरू किया, गूगल मीट से वो जूम पे आए, तब क्या क्या हुआ था, कैसे आशीष जी ने उनको पूरी ट्रेनिंग दी थी, ऐसे माउस चलाइए, ऐसे एरो बड़ा हो जाएगा, ऐसे रिकॉर्डिंग करेंगे। शी वॉज नॉट रेडी फॉर रिकॉर्डिंग। हमने कैसे उनको कन्विंस किया था कि नहीं दीदी रिकॉर्डिंग कीजिए, सुंदर साथ के बहुत काम आएगी। उन्होंने कहा नहीं, हमने कहा हम किसी को नहीं देंगे, हम अपने लिए करके रख लेंगे अपने पास, आपको पसंद आएगी तब बाहर देंगे। तो कैसी कैसी तब बातें हुई थी। आशीष कितने दिन तक उनको, फिर वीनू दीदी कानपुर उनको ट्रेनिंग देते रहे ताकि सारे सुंदर साथ आगे बढ़ के जागनी कर पाए। कैसे अमित भैया का जूम स्टार्ट होने वाला था तो उनकी ओर से भी कॉल आए थे कि कैसे जूम स्टार्ट करना है, तो आशीष जी ने उनका भी बताया था। तो इस प्रकार से सबकी मदद करनी है सुंदर साथ जी, सब आगे बढ़े और सुंदर साथ की जागनी और
और सरल होती जाए। कितनी सारी ऐसी घटनाएं मेरे भी मन में तैर गई। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया सुनीता दीदी। और मुझे पता है अभी भी दीदी के दिल में बहुत सारी बातें हैं जो शायद समय के अभाव के कारण वो कर नहीं पाई हैं जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत आभार अपने जीवन के ये एक्सपीरियंसेस हम सबसे शेयर करने के लिए। प्रणाम जी। और स्पेशली आपके झाई जी और बाऊ जी के चरणों में हम सब प्रणाम करना चाहेंगे, जिन्होंने इतना अटूट ईमान महाराज जी पे रखा कि बाढ़ में उनके सामने चरण नवा कर दूसरा रुख उसने ले लिया, रुख मोड़ लिया। तो हमें भी अपने जीवन की कसौटियों का वो भी रुख मोड़ लेंगी सुंदर साजी, बस ईमान की चेकिंग होने आती है। और अगर हम खड़े रहते हैं, पहाड़ खड़ा रहे ना, तो ऐसे नदी मुड़ जाया करती है फिर। बहुत सुंदर। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। अरे बहुत आनंद आया सुबह शाम।